हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और हिस्ट्री की क्लास के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से। और लास्ट क्लास तक हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज उसी से आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। चलेगा, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पूछा गया है, 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना होती है? पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन और रामकृष्ण मिशन। पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को करके आए थे। रामकृष्ण मिशन जो है ये आप सबको पता 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी के द्वारा की गई थी 1828 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP बालवत्स्की के द्वारा की गई थी। अमेरिका में हम लोग इसको पढ़ के आते हैं, इसकी स्थापना 1875 में होती है। और प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर जो है इसकी स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन, अब किसने इसकी स्थापना करी थी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप सब ध्यान रख सकते हैं। जिसमें एक तो नाम आता है MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, और दूसरा आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। तो इन्होंने जो है आत्माराम पांडुरंग में स्थापना करी थी प्रार्थना समाज की। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके से लास्ट टाइम भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, वो भी आप सब ध्यान रख लीजिएगा। और युवा बंगाल आंदोलन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, HP बालवत्स्की का नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा, MS ऑलकोट भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? अशोक के शासन काल में 4 हम लोग प्रांत पढ़ के आते हैं। एक पूर्वी प्रांत पढ़ के आते हैं, तो इसको मैं ईस्टर्न लिख देता हूं, यहाँ से पूर्वी प्रांत हो गया है। एक पश्चिमी प्रांत पढ़ के आते हैं, तो इसको वेस्टर्न कर देते हैं, पश्चिमी प्रांत। और एक साउदर्न हो गया है, दक्षिणी प्रांत, साउदर्न। और एक हो गया है आपका यहाँ पे नॉर्दर्न, उत्तरी प्रांत। और एक मध्य प्रांत जिसमें हम लोग पाटलिपुत्र या मेन जो मगध की राजधानी पढ़ के आते हैं, पाटलिपुत्र राजधानी। ईस्टर्न पूर्वी प्रांत की राजधानी अगर आप सबसे पूछे तो कलिंग, और कलिंग की राजधानी तोशली। तोशली को जो है पूर्वी प्रांत की राजधानी बनाया गया, तोशली ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न पश्चिमी प्रांत, अशोक राजा बनने से पहले खुद जो है इसका राज्यपाल था उज्जैनी। उज्जैनी जो है ये पश्चिमी प्रांत की राजधानी हो गई है। दक्षिणी प्रांत की राजधानी पूछेगा तो स्वर्णगिरी ध्यान रखिएगा, दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी। जबकि उत्तरी प्रांत की राजधानी जो है वो तक्षशिला है, तक्षशिला उत्तरी प्रांत की राजधानी है। और पाटलिपुत्र। तो प्रांतों में विभाजन अगर संख्या में पूछा जाए तो 4 आप सब आंसर कर दीजिएगा। पूर्वी प्रांत की राजधानी तोशली, पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी, और दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी, और उत्तरी प्रांत की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, तक्षशिला। ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन जो हम लगाए यहाँ पे, एक प्रांतीय राजधानी थी, तक्षशिला भी है और उज्जैन भी है, तो दोनों ही थे, तो हम लोग ऑप्शन A पे यहाँ पे चलेंगे। इसके अलावा बाकी 2 भी आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन A हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का तीसरा हम लोग शासक पढ़ के आते हैं, 3rd ये रूलर था। ये शासक बनता कब है तो 269 BC ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में राजा बनता है। राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला करता है, और यहीं से ही हृदय परिवर्तन की बात की गई है, जो अशोक के शिलालेख 13 रॉक एडिक्ट 13 में इसका जिक्र किया गया है। हृदय परिवर्तन की बात है। बौद्ध धर्म को अपना लेता है, पहले शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाता है, और उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया। हुमायूं का जीवन बड़ा उथल पुथल भरा रहा। जब हम लोग पढ़ के आते हैं सबसे पहले मुगल शासकों में, तो मुगल शासक यानी मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर करता है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी, और इसका शासन 1526 से लेकर 1530 तक रहता है भारत में, 1526 से 30। 30 में जब हुमायूं राजा बनता है, तो आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1530, उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है, उसके बाद 1540 में कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1545 भी लिख देते हैं, क्योंकि इस समय शेर खान की या शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद है 1555 का समय, और फिर है 1556 का समय। ये चारों, ये वाले जो पॉइंट आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है हुमायूं के जीवन से संबंधित। ये 1530 में राजा बनता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। 39 में बैटल ऑफ चौसा होता है, चौसा का युद्ध होता है 39 में। कौन हराता है? शेर खान या शेरशाह सूरी जो है इस हुमायूं को हराता है। बहुत आसानी से हुमायूं के इस युद्ध में हार हो जाती है। हुमायूं इस युद्ध में हारा था। उसके बाद
फिर से बैटल ऑफ जो है कन्नौज का युद्ध होता है, बैटल ऑफ कन्नौज, या इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोल देते हैं, कन्नौज, या ध्यान रखिएगा इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। और यह युद्ध हुआ कब था? 1540 में। और इस युद्ध में हुमायूं के हाथ से सत्ता निकल जाती है। पेपर में क्वेश्चन आया कि किस युद्ध के बाद मुगलों के हाथ से सत्ता निकल गई थी, तो मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है, मुगल डिफीट हो जाते हैं, इसमें पूरे तरीके से सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है। और ये था बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। उसके बाद 45, ये शेरशाह सूरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। कलिंजर के किले को जीतने के प्रयास में जो है एक विस्फोट में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर के दौरान मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई थी? शेर खान की। शेरशाह सूरी या शेर खान, इसको जो है जीटी रोड के लिए जाना जाता है कि जीटी रोड का निर्माण या मरम्मत का काम किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद 55 का समय आया था, और 55 का बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हुमायूं के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ सरहिंद लड़ता है हुमायूं। इस युद्ध में मुगलों का सेनापति था जिसका नाम आप सबको ध्यान रखना है, जो कि अकबर का संरक्षक भी कहलाया। अकबर जैसे खानी बाबा के नाम से जानता था। कमेंट करके बताना वो कौन था। सरहिंद के युद्ध में वापस से सत्ता पा लेता है और 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा समय और ये सारे के सारे वो पॉइंट हैं जो टीसीएस आप सबसे एग्जाम में पूछता है। हमसे यहाँ से पूछा है चौसा का युद्ध, तो चौसा का 1539 में हुआ था, तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन जो होगा हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देंगे, 1539 का युद्ध। चलो आगे। और जो 1555 में सरहिंद का युद्ध है, इसमें किसको हराया था? तो सूरवंश का शासक था सिकंदर सूरी। सूरवंश का शासक सिकंदर सूरी को इस युद्ध में पराजित करा था हुमायूं ने। बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से इसको जाना जाता है इस युद्ध को। और इसमें जो है सेनापति का नाम आप सबको कमेंट करके बताना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद 1290 से लेकर 1320 के दौरान दिल्ली पर किस वंश का शासन रहा? ये पढ़ेंगे आप लोग जब सल्तनत काल को पढ़ के आएंगे। सल्तनत काल में जो है 5 वंश का शासन पढ़ना है, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इधर इस जी से मतलब हुआ है गुलाम वंश, यानी गुलाम डायनेस्टी हो गया है, स्लेव डायनेस्टी इसको बोलते हैं। इस वंश की एक खास बात और है, इसको कभी मामलूक वंश के नाम से भी पेपर में पूछा गया है, और इसको कभी इलबरी वंश के नाम से भी पूछा गया है। इलबरी वंश का संस्थापक कौन हुआ? मामलूक वंश का पहला शासक कौन था? स्लेव या गुलाम वंश तो बहुत कॉमन नाम है। इधर के से ध्यान रखोगे खिलजी का। अब जीके को पढ़ना है तो खिलजी के से ध्यान रखना है। टी से जो होगा आपका तुगलक आ जाएगा यहाँ से, और एस से जो है ये सैयद वंश होगा। एस से ध्यान रखना है सैयद, और एल से क्या ध्यान रखोगे यहाँ से? ये लोधी वंश हो गया है। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहता है? 1206 से लेके जो है 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। 1206 से 1290। खिलजी वंश का शासन जो है ये 1290 से लेके 1320 तक रहा। तुगलक वंश का शासन जो है ये कब से कब तक रहा? तो 1320 से लेकर 1398 तक तुगलक वंश का शासन रहा। और 1398 में भारत पर जब हमला करता है कौन? तैमूर। तो निम्नलिखित में से किस वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया? तो आप सबका आंसर होगा तैमूर वंश का, इसका तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। तैमूर का ही सेनापति था खिजर खान, जो 1414 में दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम था सैयद वंश। और लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी करता है। 1451 से 1526 बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के पहले युद्ध तक रहता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले युद्ध तक, जो कब लड़ा गया था? 1526 में। 1451 से लेकर 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये टेन्यूर भी आप सबको ध्यान रखना। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 1290 से 1320 तक किस वंश का शासन रहता है? तो यहाँ से आप कहोगे ये तुगलक वंश का शासन रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डी आप सबका सही आंसर होगा। गुलाम का 1206 से 1290, खिलजी का पूछेगा 1290 से 1320 हो जाएगा। सॉरी 1290 से 1320 पूछा है ना इसमें, 1290 से 1320, तो खिलजी वंश आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1320 से 1398 तुगलक वंश का शासन रहता है। 1414 से 1451 सैयद, और 1451 से 1526 ये लोधी वंश का शासन रहता है भारत में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार करा था। बहादुर शाह जफर जो है ये लास्ट मुगल शासक हुआ, लास्ट मुगल शासक आप इसे कहेंगे, अंतिम मुगल शासक, लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह। समय रहा 1857 का।
1857 में, यानी यूँ कह सकते हैं क्रांति का नेतृत्व करता है दिल्ली से ये, और इसको और इसके बेटों को जो है अंग्रेज अधिकारी था उस समय हडसन ने गिरफ्तार करा था। और ये कहाँ से गिरफ्तार करा था? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं का तो है ही मकबरा, इसे कई मुगल शासकों का मकबरा यहाँ पे है। तो बहादुर शाह जफर, उनके बेटों को जो है हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करा था, और बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल शासक हुआ था। इसे रंगून भेज दिया गया था जहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और अगर आप सबसे पूछे लास्ट पावरफुल मुगल शासक कौन था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था, तो क्या आंसर करिएगा? अंतिम पावरफुल यानी शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताइएगा। तो पहला आता है बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो अंतिम मुगल शासक जो था, जो पावरफुल हुआ, वो औरंगजेब था। इसी के समय में साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। बाबर जो है ये 1526 से लेके 1530 तक शासक रहता है। उसके बाद हुमायूं मैंने आप सबको बताया ही कि आप यूं कह सकते हैं 1530 से लेके 1556, बीच में शेरशाह सूरी भी आता है। अकबर जो है ये 1556 से लेके 1605 तक। उसके बाद जहांगीर ये 1605 से लेके 1627 तक। उसके बाद शाहजहां ये 1627 से लेके 1657 तक। और औरंगजेब जो है ये 1657 या 58 से लेके 1707 तक राजा रहता है, और इसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक के नाम से जाना गया, औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने सूंग, ये देखिएगा जितने भी मगध पर इंपॉर्टेंट वंशज हुए हैं, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही गया है शासक कौन हुए थे। सबसे पहले पढ़ के आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन पढ़ के आए थे? तो हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश की स्थापना किसने करी थी? तो शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना करी थी, इसलिए इसका नाम शिशुनाग हुआ। उसके बाद आया था नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? तो महापदम नंद ने जो है, महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद पढ़ के आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और उसके बाद पढ़ के आते हैं सूंग वंश। तो सूंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यमित्र सूंग ने जो है सूंग वंश की स्थापना करी थी। पुष्यमित्र सूंग ने सूंग वंश की स्थापना करी थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये तो मगध वाले, इसके आगे भी चीजें चलती रहेंगी। तो वो सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट इतिहास में डायनेस्टी जो वंश हुए हैं जिन्होंने शासन किया है, उसके संस्थापक का नाम आपको याद होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला करा था। असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी कुछ घटनाएं हैं जिनके जवाब में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। वो घटनाएं समय रहा 1919 का, और 1919 का समय भारतीय इतिहास के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही जो है महाराष्ट्र में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। 1919 में ही जो है वो रॉलेट एक्ट भी आया था, रॉलेट एक्ट 1919 में। और 1919 में ही जो है हंटर कमीशन भी। तो ये तो एग्जाम के हिसाब से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं, हंटर कमीशन भी। तो खिलाफत और जलियांवाला बाग, इनके जवाब में महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी ने शुरुआत करी थी। आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा था। फिर उसके बाद जो है 4 या 5 फरवरी 1922 को जो है चोरा चोरी की घटना होती है, जिसमें एक थाने को जो है भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी से व्यथित होकर महात्मा गांधी ने जो है 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की
घोषणा कर दिया, वापस लेने का फैसला किया था। तो ये समय रहा था 1922 का। महात्मा गांधी जी से संबंधित 1924 का समय भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सेशन ध्यान रख सकते हो, बेलगांव का सेशन, बेलगांव का अधिवेशन, और यह अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस का जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता करी थी, अध्यक्षता। हालांकि इसके बाद महात्मा गांधी ने 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। 1925 और 1930 में महात्मा गांधी ने त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। मतलब कांग्रेस से जुड़े आप ये 4 तो समय जो है वो याद रख सकते हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए। कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम भाग लेते हैं 1911 में, यानी 1911 में पहली बार भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1925 और 1930 में जो है कांग्रेस से 2 बार त्याग पत्र भी देते हैं महात्मा गांधी। चलिए यहां तक ये चीजें क्लियर हुई, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। इसके बाद जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? जनरल डायर, डायर का नाम लेते ही आप सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो है ये कब हुआ था, ये समय भी आप सबको 1919 का ही है, इसी से आप सब इसको याद रख सकते हैं। और इसी समय ही जो है जनरल डायर ने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी, समय 1919 का। तो ऑप्शन जो होगा क्या आंसर कर देंगे आप यहाँ पे, डी सही आंसर होगा। ये कब होता है जलियांवाला बाग, पहले भी हम लोग पढ़ के आए, 13 अप्रैल 1919 को। इसी का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह लंदन पहुंचते हैं, उधम सिंह, और जनरल डायर की हत्या कर देते हैं गोली मारकर। समय ध्यान रख सकते हो 13 मार्च 1940 को। और फिर उधम सिंह को जो है जुलाई 1940 में ही जो है पेंटनविले जेल में फांसी दी जाती है। पेंटनविले जेल में जो है उधम सिंह को फांसी दी जाती है। तो ये तीनों ही पॉइंट उधम सिंह से और जलियांवाला बाग हत्याकांड और जनरल डायर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, और ये है कहां पे, अमृतसर में है जलियांवाला बाग, स्वर्ण टेम्पल के पास, अमृतसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? देखो नहीं है पे पूछा हुआ है, पुरातात्विक स्थल है और ये भारत में स्थित नहीं है, यहां से आया है। पहला लिखा हुआ है हल्लूर, महागढ़ा, मेहरगढ़ और चिरांद। चिरांद तो पेपर में पूछा गया है, चिरांद जो है ये बिहार में है, तो स्वाभाविक है कि ये कहां पे हो गया है, ये भारत में स्थित हो गया है चिरांद। चिरांद बिहार में स्थित है, तीनों के तीनों आप सब यहां से ध्यान रख सकते हैं। जबकि मेहरगढ़ या मेहरानगढ़ करके अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये वाला सही आंसर हो गया है, क्योंकि ये कहां पे स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। मेहरानगढ़ कहां पे स्थित हो गया, पाकिस्तान में है, इनको ध्यान रखिएगा। चिरांद बिहार में हो गया है। महागढ़ अगर आप सबसे पूछेगा तो ये कहां पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हो गया है। और हल्लूर जो है ये कर्नाटक में है। हल्लूर कहां पे हो गया है, कर्नाटक में। महागढ़ा मध्य प्रदेश में। मेहरगढ़ ये पूछेगा तो ये पाकिस्तान में है, आप सबको पता। और चिरांद कहां पे, बिहार में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप सबसे पूछा जाए उत्तरी पुरास्थल, दक्षिणी पुरास्थल, पूर्वी पुरास्थल और पश्चिमी पुरास्थल, चारों उनके साथ की नदियां, मतलब अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप सबसे पूछे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है, तो मांधा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में उत्तरी पुरास्थल हो गया है। अगर सबसे दक्षिणी पूछा जाएगा तो ये दाइमाबाद है, दाइमाबाद दक्षिणी पुरास्थल हो गए हैं। अगर पूर्वी आप सबसे पूछा जाए तो ये आलमगीरपुर है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है। जबकि पश्चिमी अगर आप सबसे पूछा जाए तो सुतका गैंडो, ये पश्चिमी पुरास्थल हो गए हैं। और मांदा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और हम सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जाटों के अफलातून जाट नेता सूरजमल की हत्या नजीबुद्दौला ने किस नदी के किनारे कर दी थी, तो हिंडन नदी के किनारे धोखे से हत्या कर दी जाती है। दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पेपर में आपको मिलेगा आगे। दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में हो गया है। और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है और इसी में नासिक में जब कुंभ का मेला लगता है तो शाही स्नान भी होता है। सुतका गैंडोर बलोचिस्तान में स्थित है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित हो गया है। लोथल जो है, लोथल सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। और चावल का भोग, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि भोगवा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
सूतका इंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। चिरांद वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा चिरांद भारतीय किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या करोगे, ये बिहार में स्थित हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। और नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट, कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो सबसे सामवेद में इस ऐसे ध्यान रखोगे, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित हो गया है, यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है आपका जादू टोने से टोटके से संबंधित है अथर्व, और ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ये पूछा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, दूसरा ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तीसरा लास्ट क्लास अगर आप सबने देखी है तो सूक्तों की संख्या पूछी हुई है कि सूक्त कितने हैं संख्या में, ये भी पूछा हुआ है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र तो ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे पहले किस वेद में भारत का जिक्र होता है, भरत राजा के नाम से भारत का जिक्र किस वेद में मिलता है, ये सभी। मंडल कितने हैं, 10 हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, 1028। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, ये भी ऋग्वेद से लिया गया। और भारत या भरत का जिक्र सबसे पहले किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद फिर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम क्या था। जब कभी भी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित पेपर में क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाए तो यहाँ बहुत अच्छे पॉइंट आप सबको मिल सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में हम लोग पढ़ के आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर जो होगा आप सबको पता चल गया, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं की दुर्दशा में सुधार करने के लिए सबसे ज्यादा काम करा। जैसे यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आप ध्यान रखोगे सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में क्या मिला, साक्ष्य। अब सबूत मिला तो फिर क्या करा गया, उसको सती प्रथा को बैन किया गया। और तीसरा यहाँ जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया, फिर उनकी दशा को सुधार के लिए जो है विधवा पुनर्विवाह। सती प्रथा के साक्ष्य सबसे पहले जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलते हैं। गुप्त वंश का एक शासक हुआ जिसने एरण अभिलेख जारी करा था 510 ईस्वी में, भानुगुप्त नाम था। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिली। इसको बैन कर दिया गया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, या विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे बैन कर दिया था। इसमें विलियम बेंटिक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में 1856 में जो है पहला विधवा पुनर्विवाह संपन्न होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जारी किया गया था। इस समय आप मुझे बता सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय कौन था, 56 से 57 याद कर लीजिएगा। क्रांति में बंदूक तोप चलती है तो कैनन चलती है, तो कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्या बताया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सती होने का साक्ष्य मिला एरण अभिलेख भानुगुप्त का 510 का, यह भी पेपर का क्वेश्चन। सती प्रथा को बैन कर दिया था 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में 1856 में पहला विधवा पुनर्विवाह कंप्लीट होता है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, तो 1856 में कौन लेके आया था, तो कैनिंग लेके आया था। ठीक है, तीनों ही ध्यान रखने। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। मौर्योत्तर काल में गृहपति, ग्राम भोजक, भूमिहार और दास कर्मकार। तो नाम से पता चलता है दास जो थे दूसरों के, दास कर्मकार, या कर्मकार कई बार ब्रैकेट में भी लिखा मिलता है। तो दास कर्मकार जो है ये वो लोग होते थे जिनके पास भूमि नहीं थी अपनी, जो दूसरों के यहाँ दास के रूप में काम करते थे। तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है जिनके पास जमीन नहीं थी, मतलब इस क्वेश्चन से इसकी सेंस निकल के आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद चरक को डैश के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राग, योग, आयुर्वेद और भारत के शास्त्रीय नृत्य। देखिएगा जब हम लोग वेद के बारे में या राजवेद के बारे में पढ़ के आते हैं, एक नाम आता है जीवक का। हमसे पूछता है कि जीवक किसका राजवेद था। एक नाम आता है धन्वंतरी का, धन्वंतरी किसका राजवेद था। एक नाम आता है चरक का, और एक यहीं पे ही और लिख लेते हैं सुश्रुत का नाम आता है, सुश्रुत। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं और दोनों एक ही समय के हैं। ये दोनों समकालीन आप लोग कह सकते हैं, दोनों एक ही समय के हैं। जीवक जो है ये किसका राजवेद था, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का राजवेद था। ये बिंबिसार का राजवेद था।
धन्वंतरी जो है ये गुप्त वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें जाना गया, उसके समय की बात है। चरक जो है ये कनिष्क के समय की बात है। चरक और सुश्रुत दोनों ही कनिष्क के समय का ध्यान रखेंगे। चरक की रचना जो थी वो चरक संहिता थी। चरक संहिता जिसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है, चरक संहिता। जबकि सुश्रुत की जो रचना थी वो सुश्रुत संहिता थी। और पेपर में क्वेश्चन इसमें एक बार मिलान के लिए पूछा था। सुश्रुत संहिता ये शल्य चिकित्सा से संबंधित है। शल्य चिकित्सा समझते हैं, हड्डियों की टूट फूट होती है ना, तो शल्य चिकित्सा, तो ये शल्य चिकित्सा से संबंधित थी। सुश्रुत संहिता इसका नाम था। तो ये आयुर्वेद की पुस्तक जो थी वो चरक ने लिखी थी, चरक संहिता जिसका नाम था। कनिष्क के समय में हम लोग जो हैं एक अशोक घोष को भी पढ़ के आए थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना करी थी। कनिष्क के समय की ही बात है। और एक वसुमित्र पढ़ के आए थे, जिन्होंने महाविभाग सूत्र लिखा था, जिसे बुद्धिस्ट फिलोसफी का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में उन्हें फांसी दे दी गई। लिखा गया है भारत छोड़ो आंदोलन, समय रहा 1942 का। तारीख भी याद रख सकते हो, 8 और 9 अगस्त। 8 और 9 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हो जाती है। 9 अगस्त को ऑपरेशन अर्ली आवर चलाया जाता है और कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 और 9, तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट हैं, 8 और 9 अगस्त। कांग्रेस ने कहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करा था? तो वर्धा, ये ध्यान रखेंगे, वर्धा में, महाराष्ट्र में। अब यहां पे पूछे एक आदिवासी नेता थे जिसका नाम था वीर लखन नायक। तो वीर लखन नायक जो हैं कहां के थे? संयुक्त प्रांत, यानी जो उस समय आज का यूपी जो हो गया है, बंगाल, उड़ीसा या बिहार। तो वीर लखन नायक जो है ये बिहार के एक आदिवासी नेता हो गए हैं। तो जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको, डी। और इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, क्योंकि बिहार, उड़ीसा जो है ये बंगाल का ही हिस्सा थे। तीनों ही इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ये टीसीएस ने इसको ऑप्शन माना है भाई, उड़ीसा ध्यान रखना है, वीर लखन नायक से। चलो नेक्स्ट, क्योंकि बंगाल जो है 1905 तक जब बंगाल का विभाजन हुआ, फिर 1911 में जब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, तब बिहार और उड़ीसा को जो अलग प्रांत बना दिया गया था, बंगाल से अलग निकाल दिए गए थे। और ये बात चल रही है 1942 की। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस से जुड़े पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये बम्बई में पहला अधिवेशन होता है, बम्बई में। और कितने लोग भाग लेते हैं? तो 72 लोग जो इसमें भाग लेते हैं। दूसरे अधिवेशन में 453 लोगों ने भाग लिया था, वो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी बम्बई वाले की? तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है 1886 का हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ये कलकत्ता का अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1887 का अधिवेशन हुआ। ये 87 का अधिवेशन जो है ये मद्रास में हुआ था। इसी मद्रास से नाम ध्यान रख सकते हो, मुस्लिम। फर्स्ट मुस्लिम जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम आते हैं। उसके बाद 1888 का अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद का अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पहला अंग्रेज अधिकारी करता है, फर्स्ट अंग्रेज होता है, जिसका नाम था जॉर्ज यूल। और इस अधिवेशन की एक खास बात और थी, इस अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं कौन? लाला लाजपत राय। फर्स्ट टाइम इसमें भाग लेते हैं इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय, जिन्हें लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। खैर ये 4 पॉइंट के साथ आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 85, 86, 87 और 88। तो समय रहा 1885 का, जब कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन जो होगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है, भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में जो है घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए थे। भगवान महावीर, पहला तो यहाँ से आप सबसे पूछा गया है कि किस आयु में घर छोड़ दिया था, लेकिन भगवान महावीर किस से संबंधित थे? तो ये हम लोग जैन से पढ़ के आते हैं। ये 24वें तीर्थंकर हुए थे, 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी आप कह सकते हैं, लास्ट हुए थे। और
पहले तीर्थकार 23वें और 24वें, या फिर अगर पूछा जाए कि जैन तीर्थकारों की जीवनी जो है वो किस पुस्तक में मिलती है, तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में जो है, कल्पसूत्र में जीवनी मिलती है, जिसकी रचना किसने करी थी, तो भद्रबाहु ने जो है इसकी रचना करी थी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना करी, जिसमें जैनी तीर्थकारों की जीवनियां बताई गई हैं। किस उम्र में गृह त्याग इन्होंने कर दिया था, तो ये 30 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था इन्होंने। और इनका जन्म अगर आप सबसे पूछेगा तो 599 में जो है कुंडल ग्राम में जो इनका जन्म होता है, बिहार में इनका जन्म हुआ था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो इनको 42 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन हिस्ट्री का और कंप्लीट हिस्ट्री का जो है ये आपको एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी मीडियम में डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। 305 ईसा पूर्व में। और कार्नेलिया जो निकेटर की बेटी थी, इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत मिलते हैं। और ये अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी। उसी के अनुसार कितने द्वार थे? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। 64 द्वार थे। ऑप्शन जो होगा क्या सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे? इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसी के अनुसार बताया गया कि जब राजा की शाही सवारी आती थी तो हाथियों को सजाया जाता था, हाथियों के साथ सजा के ले जाया जाता था। इसी में ही पूछा गया था कि भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित या वर्णों में विभाजित किया गया। ये तीनों मेगस्थनीज के अनुसार अब तक के टीसीएस के पूछे गए क्वेश्चन है, जिनको आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षचरित या कादंबरी का लेखन, दोनों ही अगर आप सबसे पूछा जाए, हर्षचरित और कादंबरी के लेखन का कार्य किसने करा था? बाणभट्ट ने रचना करी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, बाणभट्ट। कालिदास के द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने करी थी। कुमार संभवम की रचना पूछे अगर आप सबसे, कुमार संभवम, तो ये कालिदास ने इसकी रचना करी थी। और ये किसके समय की है? कालिदास। तो ये हम लोग पढ़ के आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तों के शासनकाल को जो है स्वर्ण काल कहा गया है। दोनों ही ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? 1866 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। भारत के बाहर अगर हम सबसे पूछा जाए, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी 1887 में। 1905 में जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इंडिया हाउस किसने करी थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऐसा ही आप सबसे पूछा कि 1866 में लंदन में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अब देखिएगा उस समय की घटना की ही बात है। और दादा भाई नौरोजी का ऑप्शन में है यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी जो है लंदन में, इंग्लैंड में जब हम लोग पढ़ के आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जो निचला सदन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले पहले भारतीय थे। कहां से लड़ा था? फिन्सबरी से चुनाव लड़ा था इन्होंने, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे, और चुनाव जीता। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने ही लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग।
हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पहला तो पॉइंट होगा कि इनके बीच जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी किस में मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है? तो आंसर होगा इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ऐहोल अभिलेख। देखिएगा ऐहोल वर्तमान में एक जगह का नाम है और ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक की जगह हो गई है ऐहोल और इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। जहां पर मंदिरों के शहर की बात है तो गुवाहाटी असम में मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वो भी पॉइंट आप सब वहां से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और इन ऐहोल अभिलेख की रचना अगर पूछेगा तो किसने करी थी? तो आंसर करना है रवि कीर्ति ने इसकी रचना करी थी। रवि कीर्ति ने रचना करी थी और रवि कीर्ति की इसी में ही पता चलता है कि 618 ईस्वी में जो है इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार होती है, पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में जीत जाता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश से संबंधित था, चालुक्य के वातापी वंश से था और इस वंश की स्थापना जो है पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है भैया। और ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। नर्मदा भारत की पहला तो प्रायद्वीपीय भारत की आप बोल सकते हैं या साउथ इंडिया की बोल सकते हैं, दक्षिण भारत में, और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी हो गई है। और नर्मदा नदी जो है कहां पे जाके गिरती है दोस्तों? तो ये अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर है ना अरब सागर, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन जो है थानेसर का शासक था। 590 में जन्म, 606 में राजा, 647 में मृत्यु और 618 में पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये तो दूसरी बार पूछा है। अगर आप सबसे पूछे पहली बार कहां पे किया गया था और वर्तमान में जो एशियाई खेल होने हैं 19वें होने हैं क्या अभी, उन खेलों का आयोजन कहां पे होगा? पहली बार जो है 1951 में दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था और दूसरी बार भारत में हुए थे ये 1982 में दिल्ली में, 1982 में। इसी से ही साई की स्थापना का नाम जुड़ा हुआ है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वर्तमान में जो एक 2022 में होने थे, कोरोना की वजह से लेट हुए, ये जो है अभी होंगझाओ चाइना में इनकी स्टार्ट होना, इनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। ये चाइना में होंगे एशियाई खेलों का आयोजन अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के डैश में की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहला तो इससे किस किस का नाम जुड़ा वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से भगत सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। भगत सिंह के साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद का नाम जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद का नाम ध्यान रखेंगे। सुखदेव हो गए हैं, राजगुरु है, इन सब का नाम जुड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना अगर आप सबसे पूछे तो 1928 में की गई थी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला के नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी था, क्योंकि अब इसका नाम अरुण जेटली के नाम से रख दिया गया है, तो ये दिल्ली में ही स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भगत सिंह को जो है लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, लाहौर जेल में, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो हैं अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इलाहाबाद में स्थित है अल्फ्रेड पार्क। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? देखो 1948 की बात है। असल में आप सब जानते हैं कुछ हिस्सा जो है वो भारत के पास नहीं था। जैसे गोवा की बात करें तो 1961 में आता है गोवा भारत के पास, है ना। त्रिपुरा, असम, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश। तो 48 की जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भाई, इंडियन पुलिस के द्वारा ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद रियासत का विलय जो है वो भारत में होता है। हैदराबाद रियासत का विलय भारत में होता है, ध्यान रखिएगा। 1948 में ऑपरेशन पोलो, और गोवा 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया था? धम्म का मतलब ही था कि शांति स्थापित करने से संबंधित बात थी, और इसको लोकप्रिय बनाया था अशोक ने। अशोक मौर्य वंश का थर्ड शासक, तीसरा शासक हुआ था, तीसरा रूलर, और ये हम लोग पढ़ के आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक 269 बीसी में राजा बनता है, 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ता है, जीतता है, और जनसंहार के बाद जो है फिर
हृदय परिवर्तन की बात होती है, इसका जिक्र शिलालेख 13 में किया गया है। बिंदुसार के बारे में पहले आप सबको बताया, यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक, और इसका संस्थापक मौखालीपुत्र गोशाल हुआ। जबकि चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये किसको मानता था? जैन धर्म को। और जैन धर्म की दीक्षा जो है इसने किससे ली थी? तो भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो आप ध्यान रख सकते हैं उपगुप्त से। अशोक ने किससे ली थी मेरे दोस्तों? अगर पूछे भाई आप सबसे तो आंसर कर दीजिएगा, उपगुप्त नामक भिक्षु से जो है इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति और प्रभावती गुप्त। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम आप सबसे पूछा हुआ है और विंध्य शक्ति जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। विंध्य शक्ति जो है इस वंश के संस्थापक हुए थे। इस कहाँ पे इनका शासन रहा था? तो उज्जैन के आसपास जो है इनका शासन रहा था 255 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। इसके कई नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव इसमें शामिल थे। पीछे बताया ना क्वेश्चन, तो ये सेंस सीक्वेंस से कि अलग किस सेंस में क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन था CHSL टायर 1 2023 का ये क्वेश्चन हो गया है। तो इसमें स्थापना करी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। देखो सेम शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किस में मिलता है? तो रोक एडिक्ट 13 में, 13वें शिलालेख में जो इसका जिक्र मिलता है। किस किस का जिक्र मिलता है भाई? एक तो कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है। कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ पे स्थित है? यह वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। दूसरा जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, इस बारे में जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म को। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने। या फिर एक क्वेश्चन आप सबसे इस तरीके से पूछ सकता है कि हृदय परिवर्तन की बात की गई है, हृदय परिवर्तन, तो रोक एडिक्ट 13 या 13वें शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है। तो क्योंकि अशोक जो राजा बना था वो 269 BC में बना था, और पेपर में लास्ट क्लास अगर देखिए तो मैंने आप सबसे कहा कि अपने शिलालेख अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 BC में जो है ये कलिंग पर हमला करता है, कलिंग पर। और इस समय ये राजा बनता है या राज्याभिषेक इसका हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसके बाद 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। देखो हमेशा 1919 वाला मैंने आप सबसे कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, इस बात को भूलिएगा मत। रॉलेट एक्ट फर्स्ट पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी का था ये। इसके लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए वो अलग अलग जगह गए, हरियाणा में भी आते हैं, और यहाँ पे उनकी पहली गिरफ्तारी होती है अप्रैल 1919 में। कहाँ से? पलवल रेलवे स्टेशन से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी गिरफ्तारी उनकी जुलाई 1919 में होती है हिसार से, ये हरियाणा से। पहली गिरफ्तारी थी अप्रैल 1919 में पलवल से। तो वो रॉलेट एक्ट के, लेकिन इनके विरोध में महात्मा गांधी ने किसकी शुरुआत करी थी? वो असहयोग आंदोलन था, पर अभी ऑप्शन में नहीं है, इसके जवाब में करा था, ध्यान रखिएगा। तो रॉलेट एक्ट, इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो ये 1773 में आता है। इस एक्ट की खास बात क्या थी? इस एक्ट की खास बात थी बंगाल के गवर्नर को जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर क्या बना भाई? तो ये गवर्नर जनरल बना था, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला उच्चतम न्यायालय था वो, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख दिया है। ठीक है, पिट्स इंडिया 1784 में आता है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद फिर भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948, 51, 50 और 49। तो पहला न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में लागू किया गया था। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बी आर अंबेडकर के द्वारा दमित वर्ग संघ की स्थापना, देखो एक होता है दलित वर्ग हो गया, एक है दमित वर्ग, डिप्रेस्ड सोसाइटी कह सकते हैं आप लोग, डिप्रेस्ड क्लास कह सकते हैं आप इसे, दमित वर्ग। पहले तो अगर दलित के नाम से होता तो हम लोग कहते हैं कि 1926 में, लेकिन बाद में डिप्रेस्ड क्लास के नाम से आया और दमित हिंदी में कह दिया गया। दमित वर्ग संघ की स्थापना जो है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा 1930 में की गई थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र के नागपुर से जो है ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर नाम ध्यान रखिएगा, और आगे इनके बारे में बहुत से हम सबको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये पूछा भी जाए कि कहाँ पे स्थापना की गई थी तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि नागपुर इनकी जो है ये सब कर्मस्थली के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। 8 अगस्त 1930 को जो है नागपुर महाराष्ट्र में जो है इस वर्ग की स्थापना की गई थी। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया गया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा ही चलाया गया था। और एक पूना पैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट पढ़ के आए होंगे कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके ऊपर साइन करते हैं। हालांकि उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, तो एक समझौता ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में होता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी, लेकिन साइन मदन मोहन मालवीय करते हैं। खैर और ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में तब पढ़ेंगे, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। और जैसा मैंने कहा लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटेंट आप सबको वहाँ पे मिल जाएगा सारा। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।